वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी कि हम लॉ ऑफ मास एक्शन को देखेंगे, उसका स्टेटमेंट वगैरह देखेंगे और वो क्या कहता है ये सब देखेंगे हम। और उसका जो एक्सप्रेशन होगा यानी कि उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमारा व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड या रीच्ड, जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन या पॉइंट आता है तो एक्टिव मासेस जो होते हैं, पहले समझना पड़ेगा कि एक्टिव मासेस क्या होते हैं। एक्टिव मासेस कंसंट्रेशन कहते हैं। किसको कहते हैं? कंसंट्रेशन को कहते हैं, यानी मिकदार को कहते हैं। तो एक्टिव मासेस ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स स्टे कांस्टेंट। जो रिएक्टेंट्स होंगे, जो प्रोडक्ट्स होंगे, उनकी जो कंसंट्रेशन होगी, उनकी जो मिकदार होगी, एक्टिव मासेस जो होंगे वो क्या रहेंगे? हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। किस पे? व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, जब इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन रिमेन सेम। फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन, और रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा वो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनने का जो रिएक्शन होगा वो कहलाएगा बैकवर्ड रिएक्शन। तो इन दोनों का जो रेट होगा, रेट क्या होगा? रेट मतलब के स्पीड, द स्पीड ऑफ रिएक्शन, द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी द कन्वर्जन ऑफ reactant to the product is called the forward reaction. So the rate of forward reaction and the reverse reaction means the backward reaction will always same. क्या होगा? हमेशा सेम होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। फिर इन बातों को, इन दो पॉइंट्स को ए और बी को मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए सी एम गुलबर्ग एंड पीटर वेज, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया? फाउंड आउट दैट reversible reaction is a state where the ratio of its product concentration to that of reactant concentration becomes constant. ये बोल रहे हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन, आपको पता है कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, जो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन जाए, वो रिएक्शन जो हो गए हमारे पास, उनमें एक स्टेट ऐसी आती है जिसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, जहां पे रेशियो जो होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का, यानी प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है, वो दोनों क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। वो दोनों क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। अगर रिएक्टेंट बढ़ता है तो प्रोडक्ट बढ़ता है, अगर प्रोडक्ट बढ़ता है तो रिएक्टेंट बढ़ता है। ऐसी वाली सिचुएशन आ जाती है। तो इसके बाद लिखा दे derived a quantitative relationship between the rate of reaction and the active masses of reacting substance. इन्होंने क्या किया? लॉ ऑफ मास एक्शन पेश किया। जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन और एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस और जो कंसंट्रेशन है, उन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। किस किस का कंपैरिजन कर रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन का और एक्टिव मासेस का यानी कि कंसंट्रेशन का। फिर हमारे पास है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो पहले हम हेडिंग डालते हैं लॉ ऑफ एक्शन की। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन का बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, यानी कि एक इक्वेशन होती है, उसको हम ड्राइव करते हैं। पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट इसका स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। इसका स्टेटमेंट है द रेट ऑफ a chemical reaction the rate of a chemical reaction is directly proportional to the mass sorry to the molar concentration जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। सही, m से रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंसंट्रेशन को, और मोलर कंसंट्रेशन को हम एक्टिव मास भी कहते हैं। एक्टिव मास, सही, एक्टिव मास भी कहते हैं ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। सही, तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है ये देखते हैं। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रेट यानी कि स्पीड, केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि स्पीड तब बढ़ती है उसकी जब मोलर कंसंट्रेशन जो होती है उसकी कम होती है या ज्यादा होती है। अगर ज्यादा होती है तो रेट जो है यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर मोलर कंसंट्रेशन कम हो रही है तो, या स्लोली अगर कम हो रही है तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम है, यानी कि स्पीड उसकी कम है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ हम आते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम पहले एक इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है एम ए प्लस एम एन बी दैट फॉर्म्स, अच्छा रिवर्सिबली फॉर्म्स, राइट, रिवर्सिबली फॉर्म्स एक्स सी प्लस वाई डी। सही, अब ये जो है इसकी कोफिशिएंट है। सही, आप इस इक्वेशन में देखते हैं उसके अगर किसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से पहले अगर लेफ्ट साइड पे
कोई भी अगर डिजिट लगा होता है, कोफिशिएंट लगा होता है, तो हम उसको उसके यानी कि उसके पास कितने आइटम्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल सी इक्वेशन लिखी है जहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं कि वेयर एम एन एक्स वाई आर द मोल्स आर द मोल्स ऑफ ए बी। आपको पता है ए बी जो है रिएक्टेंट्स है और सी और डी जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। तो इनके ये क्या है, मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है रिस्पेक्टिवली। उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। आगे हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगी और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगी। तो पहले मैं हेडिंग डालता हूँ फॉर फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बस ये इक्वेशन हो जाएगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंसंट्रेशन तो हमेशा हम इन ब्रैकेट से शो करते हैं। तो इनकी पावर क्या आ गई, बी, और इसके ऊपर एन की पावर आ गई। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे या कोफिशिएंट जो होंगे, जैसे एम है, एन है, एक्स है, वाई है, ये सारे पावर बन जाएंगे। ठीक है, ये सारे रिएक्टेंट्स के या प्रोडक्ट्स के, जैसे रिएक्टेंट है ए और बी, प्रोडक्ट है सी और डी, तो इसकी पावर बन जाएंगे जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, हम सिर्फ अगर किसकी तरफ बात करें, हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की तरफ बात करें, तो हम क्या देखेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट देखेंगे, उसकी स्पीड देखेंगे कितनी तेजी से हो रहा है वो। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के, इसी रिएक्टेंट के जो होंगे वो क्या बन जाएंगे, वो पावर बन जाएंगे। सही। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम जब हटाते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वाले में हम क्या लगाएंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे हम, और के एफ का लगाएंगे हम इसमें कांस्टेंट। सही है, ए बी एन। सही। सेम तरीके से हम बात करेंगे किसकी, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। सही, आर एक्स एन यानी कि रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा। फॉर बैकवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड reaction is directly proportional. Now it is directly proportional to C, concentration of C, X, concentration of D, और Y इसकी पावर बन जाएगा, और इस केस में X इसकी पावर बन गई। ठीक है, तो मेरे पास फिर मैं इसका क्या करूंगा कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगाऊंगा। कांस्टेंट मेरे पास क्या होगा, के बी हो जाएगा, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन का जो कांस्टेंट आया वो के बी हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो कांस्टेंट आया वो के एफ हो गया। के बी आ गया मेरे पास, और मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। सही, डी, और ये वाई, वाई जो है पावर है, सही है, पावर। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं कि ये हमने बात कर ली फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। सही है, इन दोनों की बात कर ली, लेकिन आखिरकार में बात किसकी करनी होती है, हमें बात करनी होती है फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट। कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर आके क्या सूरत हाल हो जाएगी। फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट हम क्या चीजें देखते हैं, हम देखेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। सही, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की जो स्पीड थी रिएक्शन की, वो ही इक्वल हो जाएगी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की स्पीड से। सही, इक्वल हो जाएंगे दोनों। तो हम लिख सकते हैं बाय द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of backward reaction। सही, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सही, हमें पता है कि दोनों के जो कांस्टेंट्स हैं के एफ और के बी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। सही, उसके बाद ये दोनों अगर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए आपस में, तो हम इसको इस तरह प्रोसीड कर सकते हैं कि के एफ रेट, जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट था उसका फॉर्मूला के एफ, जो हमने अभी ड्राइव करा था। सही है, मिटा दिया मैंने। के एफ ए एम बी एन इसकी पावर एन
और के भी क्या आएगा मेरे पास, बस आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा सी एक्स डी वाई। सही है। मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो कांस्टेंट है इसको यहीं पे रखूँ, इस वाली टर्म को नीचे भेज दूँ उस तरफ, और के भी जो है उसको इधर भेज दूंगा के एफ के नीचे। तो मेरे पास ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा के एफ अपॉन के बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर एक्स डी उसके वाई मोल्स। सही है, वाई मोल्स, फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए उसके एम मोल्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी और उसके एन मोल्स। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में बता सकती है। तो अगर हम के एफ ओवर के बी को कांस्टेंट ले लें तो हमारे पास इस तो कांस्टेंट लेने में एक नया कांस्टेंट आता है जो कि के एफ अपॉन के बी के बराबर होता है, दैट इज के सी। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सही, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट था, ये बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट था, और इन दोनों का रिएक्शन, इन दोनों का जो कांस्टेंट होता है वो कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उसका एक्सप्रेशन हमारे पास यही आ जाएगा, सी अपॉन ए एम मोल्स बी एन मोल्स, एन मोल्स। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी, कंडीशन ये है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं ये सी और डी वाला जो एक्सप्रेशन है, ये जो टर्म है ये क्या है, ये बेसिकली प्रोडक्ट्स है। सही, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और ये किसकी कंसंट्रेशन है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। सही, तो अगर ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है तो हम इसको Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का नाम भी दे सकते हैं। सही है, इसका नाम भी हम दे सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन डायरेक्ट होती है और इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। सही है। दूसरी बात कि हमारे पास जो केसी होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर के चेंज करने से अफेक्ट होता है। यानी अगर हमने किसी रिएक्शन का केसी नोट करा, कुछ भी आया और वो आया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो अगर वही रिएक्शन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम उसको परफॉर्म कराते हैं तो उसका जो केसी आएगा वो हमेशा डिफरेंट आएगा। यानी कि टेम्परेचर से अफेक्ट होता है केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस वीडियो में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को कंप्लीट स्टडी करा, उसका एक्सप्रेशन देखा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस लिखेंगे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल वाइज आपको मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह, तो आप मेरे साथ चलते रहिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।